क्या फेस्टिव सीजन में बाजार में बहार लौटेगी या फिर ग्लोबल संकेतों की मार से बाजार में और गिरावट देखने को मिलेगी? नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आज शुरुआती कारोबारी दिन हिचकोले खा रहे बाजार ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी जब निफ्टी 17,000 के स्तर को बचाने में कामयाब रहा। दिवाली से पहले बाजार में तेजी की उम्मीदें और मौजूदा समय में बाजार के हालात अलग तस्वीर बयां कर रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि फेस्टिवल सीजन से पहले बाजार में बूम देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता फिलहाल दिख नहीं रहा। निवेशकों का भरोसा और बाजार में बढ़त की उम्मीदें, और इन दोनों पर सेंधमारी का काम कर रहे हैं कमजोर ग्लोबल संकेत। लेकिन आज से ही नवरात्रि की शुरुआत हुई है और बाजार के बारे में कहा जाता है कि कभी इसका मूड कभी भी बदल सकता है। तो क्या बाजार फिर निवेशकों के भरोसे को कायम रखने में कामयाब होगा, और क्या बाजार में गिरावट का ग्रहण जल्द खत्म होगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज दिन भर बाजार का मूड कैसा रहा, ये जानते हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा से। अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि आईटी हाई निशान में था, जिसकी वजह से आपने 17,000 को बचा लिया। नहीं तो आज 200 दिन का एवरेज हमने एक बार टेस्ट किया, 16,990 के आसपास का है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे होंगे, जो कि बेहद ख़राब है। 1800 शेयर ऐसे थे जो अपने प्रीवियस लो से भी नीचे जाके बंद हुए हैं, और फ्राइडे को भी बहुत अच्छी मार्केट की क्लोजिंग नहीं हुई थी। आज जो गैप डाउन हुआ मार्केट ने, उसने पूरा मूड ख़राब किया, और उसके बाद किसी तरह की कोई खास बड़ी अच्छी रिकवरी तो नहीं आई है। सिर्फ 190 शेयर ऐसे थे जो कि आज बढ़कर बंद हुए हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गैप डाउन कल भी हो जाता है तो फिर आप 200 दिन के एवरेज के नीचे भी चले जाएंगे। ऑलरेडी आप 50 दिन के एवरेज के नीचे हो आप। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि आज सेक्टर कौन कौन से चले। आईटी आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स ने थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाई है, लेकिन आज 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ग्लोबली एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। उसमें मेटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से टूटे। आज हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू से शेयर्स बहुत तेज़ी से टूटे, और डेज लो पे जाके मेटल इंडेक्स बंद हुआ है। दूसरा जो इंडाइसिस था जो खराब बंद हुआ है वो है ऑटोज़ के अंदर का दिन आज बहुत अच्छा नहीं रहा। ऑटोज़ ने भी काफ़ी अच्छा आज नुकसान मार्केट के अंदर दर्ज करवाया, और उसमें टाटा मोटर्स, मारुति, ये कुछ बड़े शेयर्स थे, वेटेज वाले शेयर्स जो कि आज काफ़ी तेज़ी से टूटते हुए दिखे। तीसरा जो मेजर इंडाइसिस आज टूटा है वो टूटा बैंकिंग के अंदर आपने अनवाइंडिंग की पोजीशंस आप बनते हुए देखी है, और बैंक के खासकर सरकारी बैंकों का खेमा जो कि बड़ी हिम्मत से ट्रस्ट जगा रहा था, वो ट्रस्ट पिछले 2 दिन में काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है, और पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से टूटने वाले इंडाइसिस में से शामिल हो गया। खैर, मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आज क्रूड का इंपैक्ट एशियन पेंट्स पे पॉजिटिव पड़ा। आज वो शेयर हरे निशान में जाके बंद हुआ, और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट इसको बड़े टारगेट्स के लिए भी लेना चाहेंगे। यहाँ पे ये आज शेयर चलता हुआ दिखा। एशियन पेंट्स के अंदर मूवमेंट अच्छा था। डिविस लैब के अंदर अच्छी आज खरीदारी होती हुई दिखी है। आईटी के अंदर एसएल टेक ने थोड़ी बहुत लीडरशिप ली है, हालांकि टीसीएस और इन्फोसिस भी आज मार्केट को संभालने में कामयाब हुए हैं। अब आ जाते हैं गिरने वाले शेयर्स में। टाटा मोटर्स के अंदर तेज गिरावट थी आज। अदानी पोर्ट्स के अंदर आज गिरावट है। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स आज टूटे। बकायदा अदानी विल्मर में तो सर्किट लग गया लोअर। हिंडाल्को और मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स भी आज टूटे। हालांकि मारुति ने आज अपनी एक बेहतरीन गाड़ी ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया, जो कि स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख से, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर संभलानी बकायदा 5% नीचे जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या बनी है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ने वाले शेयर्स में इमामी की क्लोजिंग आज काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है। इमामी डेज हाई पे जाके बंद हुआ। डॉक्टर लाल पैथ लैब और इसके अलावा मेट्रोपॉलिसिस, ये 2 ऐसे शेयर्स थे डायग्नोस्टिक के जिनकी क्लोजिंग आज भी हरे निशान में हमको मिली है। कफोर्ज जो मिड कैप आईटी का शेयर है, इसने अच्छी आज क्लोजिंग दी है। इसके अलावा एलटीटीएस के नाम से एक कंपनी है, इसकी क्लोजिंग भी आज ठीक ठाक हमको मिली है। आते हैं गिरावट वाले शेयर्स पे। छोटे मझोले शेयर्स में गिरावट किसने दर्ज की है? आरबीएल बैंक आज डे लो पे जाके बंद हुआ है, 8-8.5% नीचे। इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एयू स्मॉल और टाटा केमिकल जैसे शेयर्स के अंदर भी आज का दिन काफ़ी अच्छा नहीं रहा, इनकी भी पिटाई होती दिखे। कुल मिला के आज मार्केट ने 17,000 के लेवल को बचा तो लिया, लेकिन अभी भी दिक्कत बनी हुई है बाजार के अंदर। निफ्टी 17,000 के नीचे फिसलने के बाद 200 डीएमए के करीब से अधिक रिकवरी देखने को मिली है, और निफ्टी अपने 17,000 के अहम लेवल को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन आगे कैसी रह सकती है निफ्टी की चाल, ये जानते हैं कुणाल बोथरा से। शुक्रिया। देखिए, आज कुणाल मेरे साथ हैं, और सबसे पहले कुणाल से ही समझने की कोशिश करते हैं। कुणाल, क्योंकि पैनिक ना बाजार में ट्रेडर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 17,000 को एक बार हमने ब्रीच किया। भले हम रिकवर हुए थे, उस रिकवरी को भी हमने देखिए आधा तो इरोड कर दिया है। जो लगभग 140 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई थी 17,000, फिर से आप ऑलमोस्ट 70-60 पॉइंट्स आपने इरोड कर दिए हैं।
तो ये 17,000 एक बार ब्रीच होने के बाद, अभी जय वाला भी यही बात कर रहे थे, 16,950 होता है तो बियरिश और नीचे खुल सकती है रेंज। अभी आप इस वक्त मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? ट्रेडर्स को इस वक्त क्या पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे अनुमान से आई थिंक 17,000 के आसपास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकली, जो हम चार्ट्स में भी देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है इंडेक्स के लिए। ये लेवल्स पे पैनिक करना मेरे अनुमान से थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो जाएगा मार्केट्स के लिए। तो अगर हम चार्ट्स की भी बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुआ है निफ्टी पे, वो है ये गोल्डन क्रॉसओवर, जहाँ पे वो जो 50 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ये इंसिडेंट लास्ट 20-25 ईयर्स में निफ्टी में बहुत बार हमने चार्ट्स में देखे, बट जब ये हुआ है तब इंडेक्स ने 200 डीएमए तक रिट्रेस किया है और वहां से बहुत बड़ा बाउंस आया इंडेक्स में। एक गोल्डन क्रॉसओवर वाली बात हो रही है, एक और हमारे पास स्लाइड होगी जिसमें ये दिखाया गया होगा, कुणाल ने वो बहुत ही अच्छे से हमारे लिए फिगर आउट किया है कि भले ही हम 17,000 के पास आए तो जरूर है ना, नहीं आप इन लेवल्स की बात कर रहे हैं कुणाल? एग्जैक्टली। सो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो कि जब 17,000 हमें जो गोल्डन क्रॉसओवर वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जब हमने क्रॉसओवर किया, आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली ब्लू लाइन पे आके ये करेक्शन स्टॉप हो गया। करेक्ट। ये ब्लू लाइन इंडिकेट करता है कि 200 डीएमए का जो रीटेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है, वहां से मार्केट वापस से बाउंस फेज में आ जाता है। तो ये जो हमारा 200 डीएमए है, ये लेवल्स कहाँ हैं कुणाल? 17,000 के आसपास ही है। 16,990 Okay. and apparently we made a low of exactly that 16,990. ऑल राइट, तो यानी वही 200 डीएमए पिवट लेवल है, हमारे पिवट सपोर्ट लेवल है। Correct. तो गोल्डन क्रॉसओवर उसके आसपास है। तो दैट मींस आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाजार में भले ही अभी आपको शॉर्ट टर्म पेन दिख रहा हो, लेकिन वी आर रेडी फॉर अ बिग बाउंस? तो यस, तो यहाँ पे पैनिक करना मेरे अनुमान से थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो जाएगा, रादर देन दैट वेट फॉर अ बाउंस। जो मेरे अनुमान से बाउंस अगर शेप अप होगा इंडेक्स में, वो 17,300 350 के आसपास का एक बाउंस आना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो वहां पे शॉर्ट कीजिए रादर देन शॉर्टिंग एट करंट लेवल। ठीक है, ये जो गोल्डन क्रॉसओवर वाली बात आपने कुणाल बताइए, क्या ये हिस्ट्री में कई बार रिपीट हुआ है? क्या इसके इंस्टेंस बार बार आए हैं और इसी तरह की मूवमेंट देखी है बाजार में? एग्जैक्टली, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये देखिए, तो मैंने लास्ट टाइम अभी दिखाया आपको अगस्त 2020, ये आप देख रहे हैं कि मार्च 2019 एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होने के बाद में हम देख रहे हैं चार्ट्स पे 200 डीएमए पे टच करता है और वहीं से मार्केट बाउंस करता है, 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में एक अच्छी मूव आती है बाउंस बैक की। और राइट, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कुणाल ने हमारे सामने हाईलाइट की कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ जो थॉट प्रोसेस ये लग रहा है कि आपको यहाँ ट्रेडर्स पैनिक कर रहे हैं, 17,000 के पास आपको लग रहा है एक बार ब्रीच करे तो शायद क्या शॉर्ट टर्म पेन रह सकती है, या फिर हम और नीचे की तरफ रेंज खुलने की बात भी यहाँ हो रही है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुणाल जो पॉइंट बता रहे हैं वो है गोल्डन क्रॉसओवर का, कि जब भी हिस्ट्री में हमने गोल्डन क्रॉसओवर के मूवमेंट्स देखे हैं, 200 डीएमए के पास जब आया है इंडेक्स, वहां से वो बाउंस बैक भी हुआ है। सो वी आर इन फॉर अ बाउंस बैक। और आज रुपए में भी हमने देखा कि कमजोरी का दौर जारी रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 81 रुपए 65 पैसे के निचले स्तरों तक गिर गया। रुपए में इतनी गिरावट क्यों दिख रही है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करें तो इस साल 2022 में ही 9% तक की गिरावट आ चुकी है और पिछले एक साल में करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर की सेफ हेवन बाइंग आ रही है। फेड का रुख काफ़ी सख्त है। अब 3 बार लगातार 0.75% ब्याज दरें बढ़ाने के बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर की जो बैठक होगी उसमें भी 3/4% ब्याज दरों में फेड बढ़ोतरी कर सकता है। अब आरबीआई के पास दबाव ये बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने 140 बेसिस पॉइंट्स ही इस साल अब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जबकि फेड की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी वो कर चुके हैं। ऐसे में अब कितनी उनको, एक तो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व की दिक्कत है, 2 साल के निचले स्तर पर है, दूसरी ओर उनको ग्रोथ को भी बरकरार रखना है, तो एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये तमाम ऐसे मुश्किलें होंगी। जब फ्राइडे को एमपीसी की बैठक की जो फाइनल डिसीजंस जब आएंगे तो उनके लिए दिक्कतें होंगी। उसके बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद रुपए को लग रही है, उससे पहले रुपए में राहत की संभावना नहीं है। हालांकि जो डॉलर के मुकाबले जो करेंसी में जो गिरावट है सिर्फ रुपए तक सीमित नहीं है, दुनिया भर की करेंसी से कहीं ज़्यादा टूटी है। चाहे वो ब्रिटिश पाउंड की बात करें या जापानीज येन की बात करें तो पिछले 2022 में 20% तक टूट चुके हैं। यूरो की बात करें तो वहाँ भी 15% तक की गिरावट आ चुकी है। तो वही गिरावट यहाँ पर भी पास ऑन हो रहा है। लेकिन अब आरबीआई की जो फैसले आ जाएंगे फ्राइडे को, उसके बाद हो सकता है रुपए को कुछ राहत मिले। जी बिल्कुल, एक तरफ लगातार कमजोर हो रहा रुपया मुश्किलें बढ़ा रहा है, वहीं डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड में आई भारी कमजोरी भी दोहरी मार साबित हो रही है। कई भारतीय कंपनियों पर इसका असर दिखने वाला है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। बिल्कुल, तो एक बार एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जो पाउंड की जो आप अगर रुपी के साथ देखें तो 6% से ज़्यादा जो है पाउंड डिप्रिशिएट किया है पिछले 2 सेशन में। और देखा जाए तो अब जो पाउंड है
पहले जो दाम 105 रुपया होता था अगर आप 1 पाउंड खरीदते थे, अब वो है 85 रुपीज़ हो गया है। तब ये जो है लोएस्ट लेवल्स आप कह सकते हैं पाउंड के हो, या भारत के हाईएस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं 2019 के अगस्त के लेवल्स को लेके। हालांकि ऑफ कोर्स डॉलर में जो है आपको ज़रूर थोड़े इश्यूज देखने मिल रहे हैं, उसके कारण ग्लोबल करेंसीज में इम्पैक्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनीज़ हैं जहाँ से उनको एक्सपोर्ट्स करते हैं, जहाँ पे उनको रेवेन्यू आती हैं, तो उन पे जो है एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनके रेवेन्यूज़ पे जो है एक टाइप से एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। उसमें से स्टॉक्स में स्पेशली आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और टाटा ग्रुप स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स के जो है बड़े लिस्ट के स्टॉक्स आ रहे हैं। मास्टेक देख लीजिए 68% टोटल रेवेन्यूज़ आ रहा है। इसके अलावा फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस भी है। टाटा कंपनीज़ के बारे में बात करें जहाँ पे JLR भी आता है, पाउंड में बिलिंग होती है, वहाँ पे आपके TCS है, टाटा मोटर्स है, और मिड कैप स्पेस में भी कुछ नाम्स हैं जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स हुए, माइंड ट्री हुआ, इक्लर्क सर्विसेज हुआ, और इवन हिंडाल्को हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6 से लेकर 27% तक टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो ये तो आपके दिग्गज कंपनी हुए जिनके एक्सपोर्ट्स जो है यूके साइड से जो है एक्सपोजर देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यूज़ के आंकड़े देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और ये आंकड़े जो है 12 महीने के जो ट्रेलिंग बेसिस पे है, 12 मंथ ट्रेलिंग बेसिस पे ब्लूमबर्ग से लिए गए हैं, जहाँ पे टाटा मोटर्स का जो है 35,000 से ज़्यादा का आंकड़ा है रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में भी 7,305 करोड़ का जो है आय देखने मिल रहा है। और अगर आप मिड कैप स्पेस में बात करें तो फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन लीजिए, मास्टेक लीजिए, और टाटा कम्युनिकेशन, माइंडट्री, ये सारे आईटी स्पेस, यहाँ पे भी 900 से 1500 करोड़ का जो है रेवेन्यू आ रहा है। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़रूर है, और अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो इस पे क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह जो है एग्रीमेंट्स आगे चल के जाती है। ऑफ कोर्स यूके और इंडिया की FTA भी आ रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, दिवाली में जो है एक्सपेक्टेड है, तो इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और गिरावट का दौर कच्चे तेल में भी जारी है। आज इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड $85 के नीचे फिसल गया था। क्या है क्रूड मार्केट का यहां से आउटलुक? एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्लोबल मंदी की चिंता पूरी दुनिया में जिस तरह से है, उनको लग रहा है कि अब यहाँ से डिमांड कम हो सकते हैं। चीन जैसी बड़ी इकॉनमी, US, यूरोप, लग रहा है कि पूरी मंदी की गिरफ्त में तेज़ी से ये लोग बढ़ रहे हैं, और उसका ही यहाँ पर डर है। जो क्रूड में हमने देखा था कि लगातार चौथे हफ्ते वीकली फॉल दिखी, पिछले हफ्ते 7-8% की गिरावट दिखी, आज भी कमजोरी। आज इंट्राडे में तो $84 के आसपास तक फिसल चुका था ब्रेंट क्रूड का भाव। हालांकि वहाँ से हल्की अब रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी दबाव के मूड में है। अब बाजार की नज़र है ओपेक प्लस की बैठक पर, जो अक्टूबर के अगले हफ्ते में होगी। और अक्टूबर ने जो सितंबर की बैठक हुई थी, तो उसमें ओपेक प्लस ने फैसला किया था कि अक्टूबर से वो रोजाना 1 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाएंगे। हालांकि ये सरप्राइजिंग था मार्केट में, लेकिन अब वो सरप्राइजिंग अब रियल खबर इसलिए बन जाएगी, और वो आगे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की गिरावट आई, उनको लग रहा है कि अगर अब उत्पादन कम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, तो और भाव नीचे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली उनके रेवेन्यू पर इसका असर होता है। तो ओपेक प्लस की जो अगली बैठक होगी वो काफ़ी अहम होगी, और वो क्रूड को काफ़ी दिशा दे सकती है। वहाँ से जो संकेत मिलेंगे, वहाँ पर जो फैसले होंगे, हालांकि वो नवंबर से लागू होंगे, लेकिन वो पूरी बाजार की दिशा को पलट सकती है। जी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ तेल कंपनियों को विंडफॉल टैक्स में भी राहत मिलने की उम्मीद है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि महीने के आखिर में सरकार क्रूड की कीमतों की समीक्षा करके विंडफॉल टैक्स पर फैसला करेगी। आने दो ना, आने तो दो, डेटा तो आने दो, वो जा रहे हैं, देखो उनको छोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, पकड़ो चलेगा। तो आने तो दो डेटा, अगर कम होगा तो कर देंगे, कर तो रहे हैं। आर क्रेडिबिलिटी इज इन द फैक्ट दैट वी हैव रिड्यूस्ड द टैक्सेस व्हेनेवर द प्राइसेस हैव गॉन डाउन। IIFL फाइनेंस के फाउंडर और चेयरमैन निर्मल जैन से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में निर्मल जैन ने कहा कि भारत में हाउसिंग सेगमेंट अगले 10 साल तक ग्रोथ के काफ़ी अच्छे मौके दिखा रहा है। जो हाउसिंग फाइनेंस है वो एक सब्सिडरी है 100%, और मैं समझ रहा हूँ कि ये बिजनेस सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में जो है हाउसिंग पेनिट्रेशन जो है अभी भी कम है, और हमारा जो फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई रोड शो या ब्यूटी परेड नहीं की, पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट जो आडिया है वो एक अच्छा नाम है, और कुछ लोग जानते हैं, वो मिले, तो करीब मुझे लगता है 6 महीने लगे इसमें शुरुआत से ट्रांजेक्शन को पूरा कंप्लीट करने में।
और आखिर के 1-1.5 महीने तो CCI के अप्रूवल में लग गए, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता है, भले ट्रांजेक्शन इतना बड़ा नहीं भी हो। और एक अच्छे इक्विटी इन्वेस्टर की जरूरत थी हमको, क्योंकि इस बिजनेस में हम देख रहे हैं कि अगले 10 सालों तक ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह सकती है। हमने एक अच्छी नीश क्रिएट की अपने ब्रांच नेटवर्क और अच्छी टीम के साथ। अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ है। कुछ प्लेयर्स जो थे अफोर्डेबल हाउसिंग NBFC में, वो अब स्केल डाउन हो गए, अब वाइंड अप हो गए। तो ये एक अच्छा समय था इसके लिए, और अब पैसा रेस किया हमने। अच्छा, मुझे थोड़ा, अब तो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है, थोड़ा अगर डिटेल्स में बताएं, ग्रोथ का रनवे कैसा नज़र आ रहा है आपको, स्पेशली इस लाइट में कि दुनिया भर में स्लोडाउन के डर है। क्या भारत में भी उस स्लोडाउन का आंच आ सकती है? तो आपके बिजनेस किस तरह से सेट है उस ग्रोथ को इस स्लोडाउन के वातावरण में भी कैप्चर करने के लिए? इस समय का जो स्लोडाउन का क्राइसिस है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि पूरे इस शताब्दी में अगर ये जो समय मिला है इंडिया को, वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अवसर मिला है, वो एक यूनिक है, ये अनोखा है। और इसको इस समय हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट है, और जो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो या मैन्युफैक्चरिंग देखो, तो इंडिया और चाइना 2 सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका जो रुझान है वो चाइना +1, और वो एक चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और इस समय इंडिया एक अच्छी शक्ति की तरह उभर कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनमें एक रिफॉर्म का ओरिएंटेशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंट्री की जो मैक्रो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले जो क्राइसिस होते थे उसमें सब एक साथ पिटते थे और सब एक साथ चलते थे। अब ये जो डीकपलिंग है वो हो चुकी है, और इंडिया जो है इस समय एक अलग शाइनिंग स्टार है, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर देखें इस समय तो USA में रिसेशन की बात हो रही है, यूरोप की हालत उनसे भी थोड़ी बदतर है एक्चुअली, और चाइना भी जो है वहाँ पे भी काफ़ी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन हो गई है। जो इन्वेस्टमेंट पहले जो चलता था, अब उस पर एक ब्रेक लगा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिर सेकंड थॉट है उनका चाइना के बारे में। तो इंडिया अगर कैपिटल अट्रैक्ट कर सकता है तो इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ की डेमोग्राफिक्स जो है, यहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा है, लेबर है, एंटरप्राइज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर उसको कैपिटल मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और इस समय जब दुनिया के इन्वेस्टर्स के पास और कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, कोई ग्रोथ मार्केट नहीं बचे, तो इंडिया ऑब्वियसली उनकी चॉइस होगी। तो मैं समझता हूँ कि सभी तरह से इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है, और इस इकोनॉमी में अगर हमारा बिजनेस देखो आप, तो अफोर्डेबल हाउसिंग या गोल्ड लोन, हम लोग उन एरिया में काम करते हैं जहाँ पे बैंक्स पहुँच नहीं पाती, या तो जोग्राफिकली, या वो जो कस्टमर है उनके इनकम डॉक्यूमेंट जो है पूरे फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स का रिटर्न वो ढंग से नहीं भरते हैं, या जो सैलरीड एम्प्लॉई है वो छोटे एंटरप्राइज में है तो उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं कंप्लीट नहीं है। तो हमने पिछले 15 सालों में जो हमारी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की है इस तरह के केसेस को अंडरराइट करने की, और बैंक्स आज अगर जो है उनको रिटेल एसेट्स और प्राइवेट सेक्टर एसेट्स की ज़रूरत है, पर वो बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करके नेटवर्क बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप देखो गवर्नमेंट, RBI सभी जो है वो को लैंडिंग को और पार्टनरशिप को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हमारे जैसी NBFC जिनका रिटेल नेटवर्क है आज 3500 ब्रांचेस का, वो जो लास्ट में डिलीवरी कर सकते हैं क्रेडिट की जहाँ ज़रूरत है, वो बैंक नहीं कर सकती है, पर बैंक के पास बैलेंस शीट है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो ये जो पार्टनरशिप है वो एक विन विन है, और मैं समझता हूँ कि ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी एटलीस्ट द फोर्सेबल फ्यूचर अगले 5 से 10 साल तक तो अच्छी लग रही है। टाटा मोटर्स ने आज अपने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के 4 नए पिकअप व्हीकल्स लॉन्च कर दिए हैं। इनमें एक पिकअप व्हीकल ऑल्टरनेट फ्यूल से चलने वाला बनाया गया है। इसी महीने टाटा मोटर्स ने 14 कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च किए थे। टाटा मोटर्स की भविष्य में क्या योजनाएं हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपने आज 4 पिकअप व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, एक बार फिर कई व्हीकल्स एक साथ लॉन्च किए गए हैं। क्या खास बात है इनमें, और कौन से सेगमेंट और किस इंडस्ट्री के लिए ये नए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है,
और सितंबर महीने में हमने 5 तारीख को 14 नए बड़े कमर्शियल व्हीकल या ट्रक्स हमने लॉन्च किए थे और आज हमने 4 नए पिकअप्स लॉन्च किए हैं। तो अगर हम पिकअप्स का देखेंगे तो फर्स्ट माइल लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन में डिमांड बढ़ रहा है, जिसका कारण है कि ई कॉमर्स में बढ़ोतरी हो रही है, हमारा कंज्यूमर का कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है और एक हब और स्पोक मॉडल जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी इसको बढ़ोतरी दे रहा है। तो ये तो डिमांड में ग्रोथ है। अगर हम ग्राहकों का देखेंगे तो वो उनकी एस्पिरेशंस फ्रॉम द व्हीकल इंक्रीज़ होती जा रही है और वो भी व्हीकल से ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तीसरा, अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसके कारण ग्राहकों का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो। और ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हुए आज हमने पिकअप्स का एक रेंज लॉन्च किया है, जिसमें हर एक गाड़ी में हमने टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम किया है, जो एक बेंचमार्क सेट करेगा। हमने कंफर्ट और कन्वीनियंस भी इम्प्रूव किया है और इसमें हमने एक ऑल्टरनेट फ्यूल का पिकअप भी लॉन्च किया है, जो इस कैटेगरी में पहला होगा। तो आज हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें है योद्धा, जिसमें 2 टन का पेलोड कैपेसिटी होगा सबसे ज़्यादा, और इसके साथ इसका पावर टू वेट रेशो भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा। फिर हमने योद्धा में क्रू कैब गाड़ी लॉन्च की है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन होगा, जिससे एक कंफर्ट कन्वीनियंस और ऑफ रोड कैपेबिलिटी दोनों में एक बहुत अच्छा हमको संगम मिलेगा। तीसरा, हमने इंट्रा रेंज को बढ़ाया है और एक V50 पिकअप लॉन्च किया है, जिसमें मैक्सिमम पेलोड होगा और उसका पावर टू वेट भी मैक्सिमम होगा, लोड बॉडी जो बोलते हैं वो भी मैक्सिमम डायमेंशन होगा, जिसके कारण वॉल्यूमिनस लोड और हाई लोड्स वो लेके जा सकता है। और फाइनली मैंने जैसे बताया कि ऑल्टरनेट फ्यूल मतलब CNG, इसमें हमने इंट्रा V20 लॉन्च किया है। नॉट ओनली CNG ये बल्कि एक बाईफ्यूल पिकअप है जो पेट्रोल और CNG दोनों में चल सकता है और इसका रेंज दोनों मिला के करीबन 700 किलोमीटर होगा, जिसके कारण कस्टमर या ग्राहक के मन में रेंज एंजाइटी का प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। तो ये हमारा आज रेंज है, जिसके कारण हम ये मानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट माइल जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा और हम इस ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग तरीके से, अलग नज़र से देखेंगे। गिरीश जी, इलेक्ट्रिक सेगमेंट की ग्रोथ कैसी दिख रही है आपको यहाँ से? अगर ये बता सकें कि इस समय आपको जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, और एक बड़ा जो चैलेंज बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो है बैटरी की प्राइसेस, बैटरी की कीमतें। आप कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं इसको? देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन एक इरिवर्सिबल ट्रेंड है, मतलब अभी हमें ज़ीरो एमिशन व्हीकल की तरफ तो बढ़ना ही है, लेकिन इसमें ये ट्रांजिशन जो होगा वो ऑल्टरनेट फ्यूल के थ्रू होगा, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल में। इसका कारण ये भी है कि एमिशन रिडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण गोल है, दूसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो CNG से मिलता है, और तीसरा है ऑफ कोर्स एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये तीनों को देखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट इंडस्ट्री को गाइड कर रही है टुवर्ड ज़ीरो एमिशन व्हीकल और उसके पहले थ्रू ऑल्टरनेट फ्यूल। तो इसको देखते हुए हम हमारी रेंज में पूरा ऑल्टरनेट फ्यूल पहले लॉन्च कर रहे हैं, CNG। तो हमारी बसेस और ILCV में तो CNG था ही। अभी ये महीने के शुरुआत में हमने MNSCV में CNG ट्रक लॉन्च किए और आज हमने अभी छोटी गाड़ियों में CNG पिकअप भी लॉन्च किया। तो हमारा रेंज एक परिपूर्ण CNG में हो गया। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के प्रयासों के कारण इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली फेम फेज़ 1 और फेम फेज़ 2 इंसेंटिव्स के कारण हमने देखा है कि बसेस में बहुत अच्छा पुल आ रहा है, स्पेशली इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पब्लिक उसमें। और इसके बाद CESL ने एक एग्रीगेटेड टेंडर भी निकाला था जो 5450 नंबर का, जिसमें टाटा मोटर्स नंबर 1 आए थे, मतलब हमने वो टेंडर जीत लिया था। तो ये तो हो गया बसेस में, और अभी हम ये टेंडर जो हमने जीता था उसके अनुसार हम करेंगे। इसके अलावा जैसे CESL से आया है तो स्टडी OEMs की कुछ bankability of the contract, हम
चर्चा कर रहे हैं। बसेस के बाद अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसमें भी कॉमर्स कंपनियां हैं खासकर वो अपने नेट जीरो टारगेट के लिए ट्रांसपोर्टेशन जीरो एमिशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एसीवी लॉन्च किया था और करेक्ट ये प्रोडक्ट जी। गिरीश जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर बात करें तो इंडस्ट्री और आपकी अपनी कंपनी टाटा मोटर्स के लिए सेल्स और मार्जिन्स की ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं आप? बढ़ोतरी देखी है और इस साल लगता है कि ओवर द लास्ट ईयर्स बेस हमें फिर भी एक डबल डिजिट ग्रोथ रेट मिलेगा और इंडस्ट्री उतने हिसाब से ग्रो करेगी। तो हम भी डबल डिजिट ग्रोथ इस बार देखेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, समय निकालकर हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट गिरीश बाग बता रहे हैं किस तरह से ग्रोथ दिख रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन का कारोबार जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवरात्रि के साथ देश में त्योहारों के धूम का आगाज हो चुका है। नवरात्रि के बाद दशहरा, फिर दिवाली, लगातार त्योहारों की झड़ी लगी है। त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रहेगी, इस पर मेरी सहयोगी प्रियंका उपरानंद ने रेमंड के शोरूम पहुंचकर कंपनी के सीईओ सुनील कटारिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में मजबूत डिमांड की उम्मीद है। डेफिनेटली एक ट्रेंड तो बड़ा क्लियर है कि 2 साल के कोविड के लॉकडाउन के बाद ये पहला ऐसा सीज़न है जिसमें लोग खुल के एक दूसरे के घर जा सकते हैं, मार्केट्स में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और एक आज़ादी से दिवाली दोबारा आप और हम ऐसे बात कर सकते हैं। हम ऐसे बात कर सकते हैं और एक आज़ादी से जी सकते हैं और दिवाली मना सकते हैं। करेक्ट। आई थिंक यस दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसके कारण डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होगी एंड हमारी उम्मीद है कि हम कम से कम 25 से 30% के आसपास और लास्ट ईयर ग्रो करेंगे। वाह, सो ये 25 से 30% का जो ग्रोथ है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी, इसको मीटअप करने के लिए हम क्या तैयारी करें? आई एम श्योर एक बिजनेस प्लान बना होगा, इन्वेंट्रीज अक्रॉस द सेक्टर्स होंगी, हायरिंग हुई होगी, फैब्रिक क्या ज़्यादा ऑर्डर हुए होंगे, क्या इस बारे में आप थोड़ी हमें और डिटेल्स दे पाएंगे? सो डेफिनेटली आई थिंक फैब्रिक्स हो या अपैरल अक्रॉस हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस डेवलप की हैं जो कि हमारी डिज़ाइन टीम ने इस बार फेस्टिव सीजन को रखते हुए पहले ही प्लान कर ली थी। सो हमारे अपैरल बिजनेस में जैसे कि कलरप्रेस एक ऐसा ब्रांड है जो चीनोस को इस देश को इंट्रोड्यूस कर चुका है बहुत डिकेड्स पहले। तो हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नई चीनोस कलेक्शन बनाई है विच इज़ स्टेन रेजिस्टेंस, विच इज़ मोर ड्यूरेबल। सो दैट इज़ वन एग्जांपल। सिमिलरली फैब्रिक्स में हम एक नया कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं इन सूटिंग्स कॉल्ड टेक्नो स्मार्ट, जो कि परफॉर्मेंस फैब्रिक्स हैं कि आप स्ट्रेच करना चाहें तो आप जैकेट और ट्राउजर्स में नॉर्मली यू कैन फील मच मोर कंफर्टेबली आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी शर्टिंग्स में अब वैसे भी कैजुअलाइजेशन एक ट्रेंड तो आप सब जगह देख रहे हैं और प्रीमियम कैजुअलाइजेशन हो गया है, लोगों को प्रीमियम भी हो रहा है, हाइब्रिड ऑफिस हो गया है। यस। सो हम अपने रेमंड्स प्रिंट्स में रेमंड्स वाइब्स करके कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं जिसको हमने डिज़ाइनर साहिल अनीजा के साथ मिलकर बनाया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलुएट्स हैं जो एक प्रिंट कलेक्शन में लॉन्च हुए हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग अपने पार्क एवेन्यू ब्रांड में जो कि जाना जाता है फॉर नॉन आयरन रिंकल फ्री शर्ट्स, उसकी हमने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन एक लॉन्च किया है। सो ऑल इन ऑल सभी अपैरल ब्रांड्स और फैब्रिक में भी हम बहुत ही ज़बरदस्त एक रेंज लेके आ रहे हैं। सो बहुत सारे न्यू कलेक्शंस हैं आई एम श्योर, तो इसमें यहाँ पर कुछ प्रमोशनल फेस्टिवल डिस्काउंट्स ऑफर्स भी होंगी? या सो सी दिस टाइम पे हमारा 2 चीज़ होंगी। एक तो मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिस्काउंटिंग जो है बिल वैल्यू लिंक्ड होंगी प्रमोशंस कि आप एंड ऑफ सीजन सेल टाइप डिस्काउंट तो नहीं देते हैं इस समय। आप प्लान करेंगे कि बिल वैल्यू लिंक प्रमोशंस हो। और दूसरा हम लोग अपना एक CRM डेटा को बहुत ही एल्गोरिथम लिंक्ड अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपने को पैटर्न पता होता है पास्ट कंज्यूमर्स का परचेजिंग पैटर्न्स क्या है और उसको इस्तेमाल करके हम एल्गोरिथम बेस्ड CRM लिंक्ड ऑफर्स देते हैं। तो वो होगा। और इसके अलावा मार्केटिंग कैंपेन्स तो बहुत प्लान है। जैसे मैंने आपको बताया टेक्नो स्मार्ट में एक बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजिंग होगा। हम लोग चीनो फेस्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अंडर चीनोस एंड रेमंड में प्रिंट्स की कलेक्शन में भी एडवर्टाइजिंग आएगी। फेस्टिवल्स के बाद तो एक और बड़ा फेस्टिवल है आपके लिए, वो है ऑफ
ऑफ कोर्स वेडिंग, द ग्रेट इंडियन वेडिंग, उसके लिए तो आई एम श्योर आपका एक नया सेगमेंट है और इसके ऊपर भी आपने बड़े मार्केटिंग बजट्स की बात की। सो ये वाले सेगमेंट को आप कितना प्रॉमिसिंग देख रहे हैं? तो यस, सो ग्रेट इंडियन वेडिंग इज़ बैक। ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, हमारी मार्केट्स के लिए। सो हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, एथनिक्स बाय रेमंड, जो कि रेमंड की बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री है इंडियन एथनिक वेयर रेडीमेड्स मार्केट में। और इसके लिए हम ऑलरेडी 50 एथनिक्स बाय रेमंड एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स खोल चुके हैं, जो देश भर में इस वक्त अलग अलग शहरों में शुरू हो चुके हैं। और मार्च के एंड तक हम करीबन 110 से 120 तक स्टोर जो हैं हम पूरा नंबर टारगेट कर रहे हैं खोलने का। और इन सबको लोगों को बताने के लिए, बारे में लोगों को इनके बारे में सूचित करने के लिए हम बहुत ही एक मेजर मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, जिसके हम लोगों को बताएंगे कि एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स का एक्सपीरियंस कैसा है और वहाँ पर आपको हर तरह की कलेक्शन मिलेगी इंडियन एथनिक वेयर की। तो ये स्टैंड अलोन स्टोर्स होंगे या फिर मिक्स स्टोर्स होंगे? ये हमारे, जो मैं 100+ स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारे एक्सक्लूसिव स्टैंड अलोन एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स हैं, जो अपने आप में खाली एथनिक्स वेयर, शेरवानीज, बन गलास, बंडीज, स्मार्ट एथनिक्स, जहाँ पे आपको सब मिलेगा रेमंड्स का बहुत ही प्रीमियम एक्सक्लूसिव कलेक्शन। इसके अलावा हमारे एथनिक्स बाय रेमंड स्टोर्स की कलेक्शन जो आपको द रेमंड स्टोर में भी मिल सकती हैं, जो हमारे रेगुलर स्टोर्स हैं, जैसे आज हम जहाँ खड़े हैं। बट कस्टमर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि हम 100+ एथनिक्स बाय रेमंड एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स, सिर्फ एक्सक्लूसिव EBOs होंगे सिर्फ एथनिक के लिए, और जहाँ पे आपको पूरा एक बहुत ही बड़ा एंसेम्बल, आपको जो चाहिए तो लुक ग्रेट इन अ फेस्टिवल और अ वेडिंग, यू विल गेट इट देयर। नए लेबर कानून इस साल के अंत तक लागू हो सकते हैं। विवादित मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए सरकार प्रावधानों में बदलाव कर सकती है। श्रम मंत्रालय ने राज्यों को सभी कानूनों पर नियम बनाने की प्रक्रिया को अगले महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस खबर की पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि करीब 2 साल के वक्त से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब इन कानूनों को संसद की मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी तक राज्यों ने जो नियम बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है। कई राज्य ऐसे हैं क्योंकि 4 कानून हैं जिन पर राज्यों को नियम बनाना है, और सरकार की योजना ये है कि देश भर में इन चारों कानूनों को एक साथ लागू किया जाए। लिहाजा राज्यों को नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पहले पूरा करना होगा। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो कि अलग अलग कोर्स पे नियम बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको कि कई प्रावधानों पर ऐतराज़ है, लेबर यूनियंस को भी कुछ प्रावधानों पर ऐतराज़ है। लिहाजा सहमति बनाने की दिशा में सरकार एक और कदम उठा सकती है और उन विवादित मसलों पर सहमति बनाने के मकसद से जो मौजूदा प्रावधान हैं उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो कंपनी बंद करने के लिए जो प्रावधान है, जिसमें कि नए कानून में ये कहा गया है कि 300 एम्प्लॉय तक कर्मचारी अगर किसी कंपनी में है तो उसको बंद करने के लिए सरकार की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि पुराने कानून में था कि 100 एम्प्लॉय तक अगर किसी कंपनी में है तो फिर सरकार अगर उनको बंद करने के लिए सरकार की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब इंडस्ट्री का जो यूनियंस है, लेबर यूनियंस, उनका मानना है कि इससे करीब 85% कंपनियां इस दायरे में आ जाएंगी और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, एम्प्लॉय के हित में ये नहीं है। लिहाजा सरकार इस बात पर विचार कर रही है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि ये जो थ्रेशोल्ड है 300 एम्प्लॉयज़ का, उसको कम करके 100 एम्प्लॉयज़ किया जा सकता है ताकि इस पर सहमति बनाई जा सके। जैसा कि आपको पता है और हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि जो इंडस्ट्री बॉडी है उनके साथ इस बात पर सहमति बन चुकी है कि जो आपकी टोटल सैलरी में जो अलाउंसेस का हिस्सा है वो 50% से ज़्यादा न हो, इस पर इंडस्ट्री सहमत हो गई है। लिहाजा अब लेबर यूनियंस के साथ भी सहमति बनाने के प्रयास किए जाते हैं और राज्यों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि अगले महीने तक जो नियम बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए। और सरकार की योजना ये है कि इस साल के आखिर तक ये चारों कानून जो है देश में लागू कर दिए जाए। आरईसी की ओनरशिप पावर ग्रिड के हाथों में देने के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया है। पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिवली ये जानकारी दी है। उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। और ज़्यादा जानकारी एक बार फिर दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दी कि सरकार के पास एक प्रस्ताव है जिस पर चर्चा हो रही है कि पीएफसी का आरईसी में जो स्टेक है उसको पावर ग्रिड खरीद ले। इसके बाद इस मसले पर चर्चा हुई।
उसके बाद ऊर्जा मंत्री ने इसको कंफर्म भी किया कि वो इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इस पर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन अब जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि अब इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया गया है। अब जो योजना थी उसमें बदलाव किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने एक्सक्लूसिव हमसे बातचीत में ये कहा है कि इस प्रस्ताव पर सरकार के अंदर काफ़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया, इसके हर पहलू को देखा गया, हर फोरम पर इस मसले पर चर्चा की गई और सब कुछ देखने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि जो पीएफसी का स्टेक है आरईसी में, उसको पावर ग्रिड को नहीं दिया जाएगा। स्टेटस को की स्थिति बनी रहेगी, मतलब आरईसी अभी भी पीएफसी की स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा मंत्रालय जो है इस प्रस्ताव पर विचार इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका अपना असेसमेंट ये कहता है कि आरईसी को पीएफसी ने जब एक्वायर किया 2019 के बाद जो लैंडिंग कैपेसिटी थी दोनों ही कंपनी की वो प्रभावित हुई और भारत के पावर सेक्टर में लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आने हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था कि क्या दोनों ही कंपनियों को अलग कर दिया जाए और आरईसी में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पावर ग्रिड खरीद ले ताकि जो लैंडिंग कैपेसिटी है पावर सेक्टर में वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन अब ये विचार विमर्श करने के बाद और कई ऐसे पहलू हैं जिसको चर्चा करने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब बात राजस्थान में दो गुटों में बट रही कांग्रेस की। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के सिलेक्शन पर पेंच फंस गया है। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने आलाकमान के सामने शर्त रख दी है कि सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम बने। इसके साथ ही वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाने पर ही सीएम पद के लिए नाम का ऐलान करने की मांग कर रहे हैं। उनका निशाना सीधे सीधे सचिन पायलट गुट पर है। आपसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। जो कहा वही मैं सर देखो, पार्टी को यूनाइटेडली रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए और जो चीजें यहाँ घटी उसका रिपोर्ट हम राजस्थान में छिड़ी कांग्रेस की जंग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मनोरंजन कम हुआ और अब राजस्थान में भी शुरू हो गया है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ, और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। राजस्थान संकट को लेकर गेन एक बार फिर आलाकमान के पाले में है। पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। आइए अब दिल्ली का रुख करते हैं जहां से लेटेस्ट अपडेट दे रही हैं मेरी सहयोगी रंजीता झा। राजस्थान की सियासत अब दिल्ली पहुंच गई है। कांग्रेस के 2 पर्यवेक्षक जो यहां विधायक दल की बैठक के लिए आए थे, नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए आए थे, उनको ना तो विधायक दल की बैठक करने का मौका मिल पाया और ना ही कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा उसको लेकर बातचीत करने का मौका मिल पाया। और इसी चीज को लेकर सोनिया गांधी से अभी कुछ देर पहले पर्यवेक्षकों की बैठक हुई और अजय माकन जो प्रभारी भी हैं राजस्थान कांग्रेस के, उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया में ये बात कही कि सोनिया गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कि आखिर विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हो पाई, क्यों जो विधायक है वो इस्तीफा देकर केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी, कौन वो नेता है जो सामने और पर्दे के पीछे इस साजिश में रहे, इसकी तमाम जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सोनिया गांधी ने मांगी और उन्होंने कहा है कि आज या कल तक ये विस्तृत रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी जाएगी और उसके बाद फैसला कांग्रेस के नेतृत्व को करना है। लेकिन इसके साथ
साथ ही केंद्रीय कांग्रेस की सियासत और राज्य की सियासत एक साथ चल रही है और इसमें जो सबसे मुख्य किरदार है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इन दोनों की किस्मत में क्या है? क्या अशोक गहलोत पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की जो बात थी उसको दरकिनार किया है अशोक गहलोत ने, और अमूमन ये देखा गया है कि कांग्रेस में खासकर गांधी परिवार और आला कमान को जिसने भी आंख दिखाई है, कांग्रेस के जो सक्रिय राजनीति है उससे वो दूर नजर आया है। तो देखना होगा कि क्या उन विधायकों पर, उन नेताओं पर कोई कड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करती है, मुख्यमंत्री बदलता है या नहीं, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एक प्रबल दावेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष के अशोक गहलोत भी थे। तो क्या ये जो मौका था अशोक गहलोत के हाथ से वो भी छूटता जा रहा है? और अब बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। गुलाम नबी ने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। इस नाम को स्पेशल बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी नई पार्टी के लिए करीब 1500 नाम उर्दू और संस्कृत में भेजे गए थे और हिंदी और उर्दू का मतलब हिंदुस्तानी है और हमारी पार्टी के नाम के मुताबिक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र होगी। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है कि पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और पार्टी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते की शुरुआत शारदीय नवरात्र के साथ हो चुकी है, जो कि 4 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के रूप में पूजा आराधना के लिए सबसे खास माने जाते हैं। ऐसे में देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। ईटी नाउ स्वदेश आपको देश के अलग अलग शहरों में नवरात्र के रंग दिखा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर असम के कामाख्या, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की झलक देख रहे हैं। इसके साथ ही आप हैदराबाद, प्रयागराज, वाराणसी और भोपाल के साथ साथ हरिद्वार में भक्त नवरात्रि कैसे मना रहे हैं इसकी झलक भी देख सकते हैं। वहीं नवरात्र के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मेलेडी माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। नवरात्रि की शुरुआत के साथ साथ देश में कोने कोने में जश्न शुरू हो गया है। जगह जगह मां के दरबार सज चुके हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे नवरात्रि की धूम है और हर ओर एक ही आवाज आ रही है, जय माता दी। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कालिका जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है, तो वहीं भोपाल के काली मंदिर में भी जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। इसके साथ ही मुंबा देवी मंदिर में भी लोग सुबह से ही मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर हिस्से में माता की पूजा अर्चना हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह से नवरात्रि की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं।
और अब हम आपको ले चलते हैं कोलकाता, जहां दुर्गा पूजा की पूरी दुनिया में फेमस है। इसे यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा भी दिया है। कोलकाता में इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो पंडाल जो हजारों स्मारक सिक्कों से बना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 35 लाख रुपए की लागत से बने इस पंडाल को आज़ादी के बाद जारी किए गए हजारों स्मारक सिक्कों से बनाया गया है। देखिए हमारी सहयोगी आदि रजा की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, उसका आज पहला दिन है और अभी मैं एक दुर्गा पूजा के पंडाल में खड़ी हूँ जहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से ये पंडाल बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो कॉइन्स है ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके अभी तक के सारे टाइप के कॉइन्स इधर है। उसी कॉइन्स से ये जो पंडाल है वो बनाया गया है। इधर ये दो चीज़ करता है, एक जो है आज़ादी का अमृतोत्सव जो हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए ये एक कॉइन से लेके ये एक इंडिपेंडेंस डे का एक सेलिब्रेशन है, एक सेलिब्रेशन टाइप बनाया गया है। उसके लिए ये कॉइन्स जो है वो कि 50 इयर्स इंडिपेंडेंस, 25 इयर्स इंडिपेंडेंस जो कि ट्रेडमार्क्स है, फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग, सब मिला के ये जो कॉइन्स है सारे एरा के सारे सालों के कॉइन्स है। बहुत सारे कॉइन्स जो कि अभी नहीं मिलते हैं वो कॉइन्स भी है। तो ये सब मिला के ये पंडाल बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये बहुत सारे कॉइन्स हैं जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स और जो नोबेल लॉरेट मदर टेरेसा जैसे उनके भी पिक्चर्स हैं। आप इधर देख सकते हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर है एक कॉइन में, इधर स्वामी विवेकानंद जी का एक पिक्चर है कॉइन में। तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके के कॉइन्स को लेके बनाया गया है। यहाँ पे अंदर एक शोरूम भी है, उधर भी जो उधर एक शोरूम के अंदर सब ऐसे सही ओरिजिनल कॉइन्स रखा गया है। और मैं आपको ये घुमा के दिखाना चाहती हूँ ये जो 1947 इंडिया उधर का कॉइन्स है। इधर आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स है। ये 10 रुपये का कॉइन है। ये सब पुराने ज़माने से लेके आज तक का सारे तरीके के कॉइन्स इधर है। इसी कॉइन्स से बनाया गया है ये दुर्गा पूजा वाला पंडाल। और अब बात 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही सुनवाई की। दरअसल मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी है। अब इस केस में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस के वकीलों की ओर से कोर्ट में मांग की गई थी कि जब तक नियमित जमानत अर्जी पर फैसला आता है तब तक जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने मांग को मानते हुए 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जहाँ पर रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी खबरों का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को लेकर अमेरिका को खरी सुनाई है। फाइटर प्लेन F-16 के मेंटेनेंस के लिए दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि इन विमानों का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है। वॉशिंगटन में इंडो अमेरिकन समुदाय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये तर्क देकर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। Very honestly, it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well, not serving American interests well. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it continuing. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. और अब बात करते हैं देश में के बढ़ते हुए कदमों की, जहां HAL ने भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को तैयार किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। हम आपको दिखाने लाए हैं
आत्मनिर्भरता का एक और करिश्मा। कोयम्बटूर से 15 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में, जहां हम आपको दिखाएंगे LCA तेजस की ताकत। LCA है स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारत में ही बनाया गया है और पूरी दुनिया इसकी मुरीद हो चुकी है। हम आपको दिखाने लाए हैं LCA तेजस की ताकत, जो पूरी दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रभावी फाइटर एयरक्राफ्ट है। आपको दिखाएंगे कैसे LCA तेजस लगातार भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर बनकर सामने आ रहा है। मेड इन इंडिया तेजस की उड़ान, दुश्मन सावधान। डर गया चीन, थर थर कांप रहा पाकिस्तान। जब जब तेजस उड़ता है तब तब दुश्मन डरता है। कोयम्बटूर का सुलूर एयरफोर्स बेस। इसी एयरबेस में स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को तैनात किया गया है। इस एयरबेस से अब तेजस उड़ान भरने को तैयार है। यहां से तेजस देश के किसी भी हिस्से में कुछ ही वक्त में पहुंच सकता है और दुश्मन को पल भर में खत्म करके वापस भी आ सकता है। भारत का यह हल्का लड़ाकू विमान दुनिया के कई देशों के विमानों पर अब भारी पड़ रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस दुनिया की किसी भी अत्याधुनिक मिसाइल के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हाल ही में इसको और भी अत्याधुनिक बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपए का करार भी हुआ है। अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम, अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम और अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में निर्मित है, तो इससे डेफिनेटली हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड्योरेंस की जहाँ तक बात है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने में एक दिन में ही ट्रैवल कर सकता है। और जहाँ तक लोड कैरिंग कैपेबिलिटी की बात है, ये MiG-21 से डेफिनेटली ज़्यादा लोड कैरी करता है। तो विद द एंड्योरेंस एंड द लोड कैरिंग कैपेबिलिटी, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी कैपेबल प्लेटफॉर्म। स्वदेशी निर्मित तेजस सुखोई और बाकी विमानों से वजन में काफी हल्का है। यह विमान 8 से 9 टन तक बोझ को लेकर उड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। यह विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्पीड। हल्के होने की वजह से इसकी गति बेमिसाल है। ईटी नाउ स्वदेश की पहली सालगिरह के मौके पर हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसके विजेताओं को मिलेगा संजीव हसीन और बसंत महेश्वरी जैसे बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से मिलने और उनके साथ लंच करने का मौका। इस कॉन्टेस्ट में आपको देना होगा एक आसान से सवाल का जवाब। आज का सवाल है कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI के मौजूदा चेयरमैन कौन है। आपको स्वदेश लंच लिखकर एक स्पेस देना है, जिसके बाद लिखना है Q1। इसके बाद एक और स्पेस देकर आपको अपना विकल्प चुनना है, A, B, C या फिर D, और इसे हमें भेज दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल #LunchWithSwadesh पर। लकी विनर्स को मिलेगा मार्केट दिग्गजों के साथ लंच करने का मौका। और आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। रूस के इज़ाक में एक स्कूल में चली गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। गोली चलाने वालों ने खुद को भी मारी गोली। रूस के इरकुत्स्क में सेना कार्यालय पर गोलीबारी, कई लोग घायल, जिसमें ड्राफ्ट बोर्ड का प्रमुख भी शामिल। लंदन में महसा अमीनी के प्रदर्शन का समर्थन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, हजारों की संख्या में दिख रहे हैं प्रदर्शन। लंदन में महसा अमीनी के समर्थन में प्रदर्शन, ईरान के लोगों ने बीच सड़क पर जताया जमकर विरोध, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। इंग्लैंड में पाकिस्तान की एंटी हिंदू साजिश के नए सबूत, पाकिस्तानी मूल के अंजुम चौधरी का भड़काऊ बयान, लीस्टर में एंटी हिंदू हिंसा को ठहराया जायज। अंजुम चौधरी ने कहा, भारत में मुस्लिमों को दबाने का रिएक्शन यूके में दिखा, 4 साल से
अंजन चौधरी के बोलने पर प्रतिबंध था। ईरान के हिजाब प्रदर्शन के बीच एक वीडियो आया सामने। प्रदर्शन में मारे गए भाई के शव के पास रो रो कर बाल काटती दिखी महिला। प्रदर्शन में अब तक 41 लोगों की मौत, करीब 700 लोग गिरफ्तार। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर प्रदर्शन जारी। लोगों ने सड़कों पर रखी गाड़ियों को किया आग के हवाले। हिंसक प्रोटेस्ट में अब तक 41 लोगों की मौत। और स्वदेश आर के एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इची नाउ स्वदेश के साथ।